क्लास 10th साइंस चैप्टर 1। इसका नाम है रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाएं। इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से आज समझेंगे। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण को समझने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर दिया रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। पहली हेडिंग है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पहली रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रियाएं वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रियाएं वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं, मिलते हैं, तो नए गुणधर्म वाले पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में जैसे यहाँ पर ये कार्बन गैस है, कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन गैस से मिला देते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। इसको हम बोले रासायनिक अभिक्रिया हुई। यहाँ पर दूसरी जैसे हाइड्रोजन गैस को अगर हम ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जल का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं H2। ये लिक्विड होता है द्रव अवस्था में, ऑक्सीजन गैस अवस्था में पाई जाती है, हाइड्रोजन भी क्या होती है? गैस। नोट, रासायनिक अभिक्रियाओं को हम भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते। जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते। नंबर 1 बाष्पीकरण के द्वारा, नंबर 2 ऊर्ध्वापातन और नंबर 3 उपकेंद्रीकरण। एक भी विधि के द्वारा हम रासायनिक अभिक्रिया को पलट नहीं सकते। आगे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण। माय डियर स्टूडेंट, रासायनिक अभिक्रिया के क्या उदाहरण है? पहला उदाहरण है भोजन का पकना। दूसरा श्वसन, जो हम सांस लेते हैं वही भी क्या एक रासायनिक अभिक्रिया है। 3 नंबर आगे दिया है दूध से दही बनना, ये भी क्या एक रासायनिक अभिक्रिया है। 4 नंबर मैग्नीशियम रिबन को हम वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होना, ये भी क्या एक रासायनिक अभिक्रिया है। और 5 नंबर है जल का निर्माण होना, ये भी क्या एक रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण बहुत ही हम अच्छे तरीके से आपको बता दिए। पहला है भोजन का पकना, दूसरा है श्वसन, 3 नंबर है दूध से दही बनना और 5 नंबर है मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होना, 5 नंबर है जल का निर्माण होना। ये सभी किसके उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया। आगे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। आगे हम देखें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। पहला होता है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन और 3 नंबर है गैस का उत्सर्जन, 4 नंबर है तापमान में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन क्या होता है हमारे डियर स्टूडेंट? अवस्था में अगर मान लो कोई पदार्थ अभिक्रिया से पहले ठोस अवस्था में था, अभिक्रिया के दौरान उसकी अवस्था परिवर्तित हो गई, वो द्रव अवस्था में चेंज हो गया, या अभिक्रिया से पहले वो द्रव अवस्था में था, अभिक्रिया के दौरान वो गैसीय अवस्था में आ जाता है, इसको हम बोलते हैं अवस्था में परिवर्तन। दूसरा रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, कोई पदार्थ अगर अभिक्रिया से पहले मान लो उसका रंग कुछ अलग था, अभिक्रिया के दौरान उसका रंग कुछ अलग हो गया, उसको हम बोलते हैं रंग में परिवर्तन। 3 नंबर है गैस का उत्सर्जन। अभिक्रिया के दौरान जो गैस बाहर निकलती है उसको बोलते हैं गैस का उत्सर्जन। और 4 नंबर दिया तापमान में भी परिवर्तन। अभिक्रिया के तापमान में क्या होता है? परिवर्तन। आगे हम समझें अभिकारक क्या होता है। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अभिकारक कहते हैं। आगे दिया उत्पाद। उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसके उपरांत जो नया पदार्थ बनता है उसी को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। उदाहरण में जैसे यहाँ पर Cu कैल्शियम ऑक्साइड लिया, H2 क्या लिया? जल, इसकी अभिक्रिया करा दी। तो यहाँ पर जब कैल्शियम ऑक्साइड की हम जल से अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो जो तीर से पहले लिखा होता है उसको बोलते हैं अभिकारक, जो तीर के बाद में लिखा होता है उसको बोलते हैं उत्पाद। तो अभिकारक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उत्पाद क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत जो नया पदार्थ बनता है उसको हम बोलते हैं उत्पाद। अगली हेडिंग है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रियाओं में तत्वों या यौगिक, रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व या यौगिक होते हैं उनका हम प्रतीकों या सूत्रों द्वारा उनको हम क्या कर देते हैं? दर्शाते हैं, निरूपण करते हैं अथवा प्रदर्शित करते हैं, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया का में तत्वों या यौगिकों का प्रतीकों या जो सूत्रों द्वारा हम निरूपण कर देते हैं उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर हमने बताया आपको मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है। जो मैग्नीशियम की एक छड़ होती है, सॉलिड अवस्था में पाई जाती है, जब इसको हम वायु में जलाते हैं, वायु होती है O2, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड पदार्थ का निर्माण होता है। मैग्नीशियम क्या बनता है? ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। माय डियर स्टूडेंट, ये क्या है? एक रासायनिक समीकरण।
आगे यहाँ पर दूसरा दिया निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। यहाँ पर हमने कुछ समीकरण लिए, इनको हम संतुलित करके बताएं। निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर समीकरण दिए, हम उनको संतुलित करके आप दिखाएंगे बहुत ही इजी तरीके से, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दिया HNO3 जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। यहाँ पर हम देखें हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा कितना है, हाइड्रोजन है यहाँ पर 1 है। नाइट्रोजन भी यहाँ पर कितना है हमारी दोस्तों, नाइट्रोजन कितना है 1 है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे कितने दिए 3। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर देखें तो कैल्शियम यहाँ पर कितना है 1। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे कितने दिए गए, OH का होल ट्वाइस का मतलब ऑक्सीजन भी कितने हैं 2, हाइड्रोजन भी कितने हैं 2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन इसमें कितने दिए 2। आगे हाइड्रोजन OH पूरे का होल ट्वाइस, तो हाइड्रोजन भी कितना दिया गया है यहाँ पर 2। ये तो हो गई LHS साइड में। RHS साइड में देखें तो ये लिखा CaNO3 का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस। तो इसमें अगर बात करें कैल्शियम, कैल्शियम कितना 1, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन NO3 का होल ट्वाइस। तो नाइट्रोजन यहाँ पर अगर 1 मानेंगे तो 1 का 2 से गुणा, तो नाइट्रोजन 1 इंटू 2 बराबर कितने हो जाएंगे 2। यहाँ पर ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन कितने 3 गुणा 2 बराबर कितने दिए 6। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन दूसरा तत्व जल, हाइड्रोजन में कितना है, कितने ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन कितना 1, ये दिया गया। अब यहाँ पर इसको हमें बैलेंस करना, तो यहाँ पर इस तरफ देखें हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन कितने 3, इधर ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 6। तो अगर इसको ऑक्सीजन 6 करना तो इसमें हम पूरे समीकरण में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑक्सीजन भी 6 हो गए, हाइड्रोजन भी कितने हो गए 2, और नाइट्रोजन भी 2। अब यहाँ पर इसमें देखें ऑक्सीजन कितने 2, इसमें इसके दूसरे पक्ष में ऑक्सीजन हमारा कितना 1 है, तो इसको भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। अब यहाँ पर देखें हमारी जो रिएक्शन है बैलेंस हो गई, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा HNO3, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हाइड्रोजन 2, पूरे के आगे इसके आगे हम कितना लगा देंगे 2, तो ये हो जाएगा 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। इसके आगे हमें किसी का भी गुणा नहीं किया, CaOH का होल ट्वाइस, इसको ऐसे ही लिखेंगे CaOH का होल ट्वाइस, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया, दैट गिव्स। अब यहाँ पर देखें CaNO3 का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस, इसके आगे भी किसी का गुणा नहीं किया गया, तो ऐसे ही लिख देंगे इसको CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस यहाँ पर जो H2, इसमें 2 तत्व थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें किसका गुणा किया गया 2 का, तो हो जाएगा 2H2। ये हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर दिया गया NaOH जिसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा दिया H2SO4 जिसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम होता है हाइड्रोजन सल्फेट। आगे दिया NO2SO4 जिसे हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट, और H2 क्या है हमारा जल। इसको हम बैलेंस करें तो यहाँ पर दिया है NaOH, इसको हम डायरेक्ट भी बैलेंस कर सकते हैं हमारे डियर स्टूडेंट। एक एक तत्व को देखना, जैसे मान लो यहाँ पर Na कितना 1, इधर Na कितने 2, अगर यहाँ पर Na 1 है, यहाँ पर Na 2 है, तो हमें इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान रिएक्शन होती हैं क्लास 10th में। तो यहाँ पर Na कितना 1, यहाँ पर Na कितना दिया है 2, तो Na के आगे हम 2 से मल्टीप्लाई करें, Na हमारा कितना हो गया 2, ऑक्सीजन भी कितना हो गया 2, हाइड्रोजन भी कितना हो गया 2, हाइड्रोजन 2 यहाँ पर हो गए और 2 हाइड्रोजन इसमें है, तो कितना हो गए 4 हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन कितने 2, 4 कब होंगे जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और 4, यहाँ पर कितने हो गए 6, यहाँ पर 4, इधर ऑक्सीजन 6, यहाँ सल्फर 1 सल्फर 1 संतुलित हो गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 3 यहाँ पर दी गई है हमें NaCl प्लस AgNO3 दैट गिव्स AgCl। AgCl से अपक्रिया करेगा AgCl प्लस NaNO3। NaCl क्या होता है सोडियम क्लोराइड, AgNO3 क्या होता है सिल्वर नाइट्रेट, AgCl क्या होता है सिल्वर क्लोराइड, NaNO3 क्या होता है सोडियम नाइट्रेट। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। Na किससे Ag किससे अपक्रिया करेगा Cl से NaNO3, यहाँ पर Na 1 है, इसमें भी देखो Na कितना 1, यहाँ पर Cl 1 है, इधर भी देखो Cl कितना 1, यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स NO3 कितना 1, ये दिया NO3 1, इसमें भी NO3 बैलेंस। आगे डी ऑप्शन दिया BaCl2 प्लस H2SO4 दैट गिव्स BaSO4 प्लस HCl। BaCl2 क्या बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, H2SO4 क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और BaSO4 को बोलते हैं बेरियम सल्फेट। HCl क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर यहाँ पर हम देखें तो इसमें देखो B हमारा कितना 1, यहाँ पर B कितना है 1, इसमें Cl की बात करें यहाँ पर Cl कितने दिए गए 2, और इसमें Cl हमारा 1 है, तो यहाँ पर Cl 2 करने के लिए इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अगर यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हाइड्रोजन कितने हो गए 2, हाइड्रोजन 2, इसमें भी हाइड्रोजन 2, यहाँ पर SO4 लिखा है SO4, S1 सल्फर ऑक्सीजन 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 4, Cl यहाँ पर 2, इधर Cl 2, ये रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस हो गई। आगे क्वेश्चन नंबर 1 दिया रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना
क्यों आवश्यक, यहाँ पर दिया गया रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है हमारे डियर स्टूडेंट्स कि जो अभिकारक होता है रासायनिक अभिक्रिया के पहले, अभिकारक एवं उसके उत्पाद प्रत्येक पदार्थ की जो परमाणुओं की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके बाद जो उत्पाद होता है उसमें प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं की संख्या इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इससे दोनों तरफ द्रव्यमान भी कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, जो उनका मास है वो इक्वल हो जाता है। इसीलिए हमें प्रत्येक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। आगे हम देखें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार होते हैं उनको स्टडी हम करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर पहला दिया है संयोजन अभिक्रिया, बहुत ही छोटी वीडियो, हाँ पहला चैप्टर आपको बहुत ही आसान वे में समझा देंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जिसे हम बोलते हैं, पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, इसी को हम बोलते हैं संयुग्मन अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी यहाँ पर हमारी दी गई वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे यहाँ पर तीसरी रिएक्शन हमारी दी गई विस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और 4 नंबर दिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और 5 नंबर अपचयन और उपचयन, इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर पहली पढ़े संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन। अगर मान लो दो मित्र हैं, वो आपस में एक दूसरे से कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से आकर्षित है, एक दूसरों का संबंध बहुत ही अच्छा हो गया, इसी को बोलते हैं संयोजन। एक दूसरे से जुड़ गए हैं, उनको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया संयोजन का जो शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना, अट्रैक्ट होना, एक दूसरी तरफ आकर्षित होना, उसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो इसकी डेफिनेशन हम बहुत ही आसान वे में लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। प्यारे साथियों, प्यारे बाबू, इस अभिक्रिया में दो या दो से जो अधिक अभिकारक हैं वो मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। उदाहरण में लेकिन उत्पाद इसमें कितना बनेगा, एक, यही आपको याद रखना है। जैसे उदाहरण पहला हमने लिया कोयले का दहन। कोयले का दहन होता है, कोयले को जलाया जाता है। कोयला क्या होता है, कार्बन, ये सॉलिड अवस्था में होता है। कोयले 4 प्रकार के मिलते हैं आपको, एंथ्रेसाइड का कोयला होता है, बिटुमिनस होता है, और पीट, कई प्रकार के 4 प्रकार के कोयले होते हैं। कोयला क्या होता है, सॉलिड अवस्था में पाया जाती है, इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं O2 गैस से, तो यहाँ पर बनता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या बन जाता है, ये गैस। ये हो गया कोयले के दहन का समीकरण। तो यहाँ पर दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं इसमें, इसलिए यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है जल का निर्माण। अगर H2 गैस है और ऑक्सीजन भी क्या गैस है, इन दोनों की जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, H2 लिक्विड बनता है, ये भी क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया। बुझे हुए चूने का निर्माण। बुझे हुए चूने का निर्माण कैसे होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बोलते हैं बिना बुझा चूना। इसके H2 जल से अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, और साथ में क्या निकलती है, ऊष्मा। अगला पॉइंट है हमारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जिसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन से, जैसे नाम से ही पता है, वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। वियोजन का मतलब टूटना। दो मित्रों की, दो दोस्त है, उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, वो एक दूसरे से अलग हो गए, टूट गए, कंपोजिशन हो गई, एक दूसरा अलग हो गई, तो उसको क्या बोले, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन जिसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है टूटना। परिभाषा क्या होती है, वो है रासायन अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायन अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता हो, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण जैसे मान लो यहाँ पर CaCO3, जिसे संगमरमर का सूत्र होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को खड़िया बोलते हैं। इसको जब हम क्या करते हैं, वियोजन करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो ये क्या बनता है, CO बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। अब वियोजन अभिक्रिया को भी 3 टाइप्स होते हैं, ऊष्मीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्मीय वियोजन में ऊष्मा दी जाती है। विद्युतीय वियोजन जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर टूटती है। प्रकाशीय वियोजन जो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, उसको बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। तो यहाँ पर हमने समझी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, अभिकारक का ऊष्मा या गर्मी द्वारा किए गए वियोजन को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर दिया CaCO3, ये संगमरमर का सूत्र, कैल्शियम कार्बोनेट जिसका रासायनिक नाम है, ये सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। जब इसको हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। NaSCO3 जिसे हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने का सोडा का सूत्र होता है। जब इसको हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, Na2CO3,
धावन सोडा प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है प्लस H2O। इसको हम बैलेंस भी कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पर Na कितने 2, यहाँ पर Na 1 है तो इसके आगे कितना लगा देंगे 2। अब यहाँ पर Na 2 हो गए, हाइड्रोजन भी कितने हैं 2, तो इधर हाइड्रोजन 2 पहले से ही है। यहाँ पर कार्बन कितने हो गए 2, यहाँ पर कार्बन 1 है तो इसके आगे कितना लगाएंगे, यहाँ पर कार्बन 1 और 1 2 है। ऑक्सीजन 3 दूनी 6, इधर ऑक्सीजन 3 2 5 और 1 6, ये बैलेंस हो गई। अब पोटेशियम क्लोराइड KClO3 होता है पोटेशियम क्लोराइड, जब इसको हम उसमें देते हैं गर्म करते हैं तो क्या बनता है हमारा KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। इसको ही संतुलित करेंगे तो यहाँ पर देखें K1, यहाँ पर Cl1 ऑक्सीजन 3, इधर ऑक्सीजन 2, तो इनको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर विषम, इधर ऑक्सीजन 3 है इधर 2, तो इधर हम 2 का गुणा करेंगे इधर 3 का, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, इधर भी कितना होगा 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। यहाँ पर पोटेशियम 2 है तो इधर भी पोटेशियम हमें कितना करना होगा 2, पोटेशियम भी 2 है Cl भी 2, पोटेशियम भी 2 Cl भी 2, ये आ गया आपको समझ में। आगे आता है जिंक कार्बोनेट, ZnCO3 किसका फॉर्मूला होता है जिंक कार्बोनेट, जब इसको हम गर्म करते हैं हीट देते हैं ऊष्मा तो क्या बनता है ZnO जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ये हो गई वियोजन अवक्रिया में उस वियोजन को हमने समझ लिया। आगे समझेंगे विद्युतीय वियोजन। विद्युतीय वियोजन क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन को ही विद्युतीय वियोजन कहते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाला जो वियोजन है को ही हम क्या बोलते हैं विद्युतीय वियोजन। जैसे यहाँ पर H2 जल होता है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है लिक्विड, जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसको हमने बैलेंस कर लिया तो हाइड्रोजन के आगे 2 लगे और ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए 2 दूनी 4, इधर भी हाइड्रोजन 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने 2। आगे समझें प्रकाशीय वियोजन अवक्रिया। प्रकाशीय वियोजन क्या होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले जो वियोजन को ही प्रकाशीय वियोजन अवक्रिया कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को ही हम क्या बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर रिएक्शन दी 2AgCl, ये सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, इसमें सूर्य का प्रकाश, दैट गिव्स 2Ag, ये सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, Cl2 हमारी क्या होती है गैस। और दूसरा दिया AgBr, जब इसको हम सूर्य का प्रकाश देते हैं तो बनता है Ag प्लस Br2। Ag यहाँ पर कितने 2, यहाँ पर भी Ag 2, Br2 तो यहाँ पर जो AgBr और AgCl इनका उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में AgCl और AgBr का प्रयोग किया जाता है। आगे विस्थापन अवक्रिया जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अवक्रिया क्या होती है, इस अवक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, इस अवक्रिया में विस्थापन अवक्रिया में जो होता है, एक होता है बलवान आदमी, एक दुर्बल आदमी। जो बलवान आदमी है वो दुर्बल आदमी को उठाकर फेंक देता है रिएक्शन में, तो यही दिया कि जो बलवान आदमी दुर्बल को विस्थापित कर देता है। इसी कारण इसी अवक्रिया में जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है विस्थापित कर देता है। तो विस्थापन अवक्रिया, इस अवक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है अर्थात अलग कर देता है, विस्थापन अवक्रिया कहलाती है। उदाहरण जैसे यहाँ पर दिया गया Fe हमारा सॉलिड अवस्था में होता है, इसको हम कॉपर सल्फेट विलयन EQ के साथ, EQ का मतलब होता है जली विलयन, ये जल में घुल जाता है, जब इसके साथ गर्म करते हैं अवक्रिया कराते हैं दैट गैस बनता है FeSO4, लोहा सल्फेट जिसे बोलते हैं फेरस सल्फेट, और कॉपर हमारा विस्थापित हो जाता है। तो अवक्रियाशीलता श्रेणी इसको हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। आगे दिया द्विविस्थापन अवक्रिया जिसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अवक्रिया क्या है, इस अवक्रिया में 2 बार विस्थापन होते हैं, इसलिए इसे द्विविस्थापन अवक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है मान लो AB और CD, तो यहाँ पर जो A है वो किससे अवक्रिया करेगा B, C से, और B किससे अवक्रिया करेगा D से, तो यहाँ पर बनता है AC प्लस BD। जैसे यहाँ पर दिया है Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट का सूत्र है, AQ जली विलयन, ये BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ये होता है AQ दैट गिव्स। यहाँ पर जो Na है वो किससे अवक्रिया करता है Cl से, और Ba किससे अवक्रिया करता है SO4 से, इसलिए 2 बार विस्थापन होता है। तो यहाँ पर बनता है NaCl से अवक्रिया करेगा NaCl, BaSO4 से अवक्रिया करेगा तो BaSO4, ये भी सॉलिड अवस्था में। तो यहाँ पर Na2SO4 को बोलते हैं सोडियम सल्फेट, BaCl2 क्या बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, BaSO4 को बोलते हैं बेरियम सल्फेट, और NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। आगे हम लास्ट रिएक्शन देखें अपचयन और उपचयन, जिसे बोलते हैं रेडॉक्स अवक्रिया। रेडॉक्स अवक्रिया क्या, अपचयन क्या होता है, पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होना, पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाना, वृद्धि होना, या हाइड्रोजन का ह्रास होना, हाइड्रोजन की कमी होना, उसको हम क्या बोलते हैं अपचयन। पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना, ये क्या कहलाता है अपचयन। आगे देखेंगे अपचयन, ये तो हो गया अपचयन, इसको देखें उपचयन। जैसे यहाँ पर रिएक्शन दी C+O2 दैट गिव्स CO2, इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है जुड़ रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और बन क्या रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको हम क्या बोलेंगे अपचयन अवक्रिया। आगे देखें उपचयन अवक्रिया। उपचयन क्या होता है, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन का ह्रास होना, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन का
ह्रास होना क्या कहलाता है? अपचयन। पदार्थ में या तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन की कमी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अपचयन। जैसे यहाँ पर रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड Cu प्लस H2, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है, H2 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? H2। यहाँ पर जो कॉपर Cu है, इससे ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, इसलिए कॉपर इसका क्या हो गया? अपचयन। H2O में ऑक्सीजन जुड़ गया, इसलिए इसका क्या हो गया? उपचयन। यहाँ पर जो ऑक्सीजन की क्या हुई? वृद्धि, इसलिए उपचयन हुआ, इसमें अपचयन। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। आगे यहाँ पर लास्ट टॉपिक देखेंगे हम यहाँ पर संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु वायु, आर्द्रता, नमी, पानी अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। जब कोई भी धातु या मेटल वायु, आर्द्रता, नमी, पानी अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। इस घटना को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण में क्या है? जैसे लोहे पर जंग लगना, ये क्या है? एक संक्षारण की प्रक्रिया है। चांदी पर काली परत चढ़ना, ये भी क्या है? एक संक्षारण है। तांबे पर हरी परत चढ़ना, इसको भी क्या बोलते हैं? संक्षारण। इसको बोलते हैं हम जंग लगना। आगे बोलते हैं विकृत गंधता। विकृत गंधता क्या होती है? वसा युक्त या तेली खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, अर्थात खराब हो जाती है, जिसके कारण उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण उसके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। इसको हम बोलते हैं विकृत गंधता। तो यहाँ पर हमने केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 बहुत ही आसान वे में कम समय में आपका कंप्लीट कर दिया। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ये आपसे उम्मीद है। तो यहाँ पर वीडियो में बताएं कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आप सभी भाइयों का तहे दिल से स्वागत, धन्यवाद।